अब हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता में कुछ नए शिल्प की क्या क्या नया काम होता था, किन वस्तुओं से लोग आभूषण बनाते थे, बर्तन बनाते थे, ये सारी बातें। तो देखिए, जिन चीजों से वहां पे कुछ नई नई चीजें बनती थी, जिनका उपयोग होता था, क्या क्या था वो, ये लोग पत्थर, शंख, तांबा, नोट करते रहना इनको अपने साथ में ना, पत्थर, शंख, तांबा, कांसा, सोना, चांदी, सोने चांदी से वस्तुएं बनाते थे। जो जो इनको आभूषण वगैरह था, वो सारी चीजें इनसे बनाते थे, इन्हीं धातुओं का उपयोग करते थे। कहने का मतलब है शिल्पकार। इसके अलावा तांबा और कांसा दो ऐसी धातुएं थी उस समय, तांबा तथा कांसा। तांबा और कांसा दो ऐसी धातुएं थी जिनका उपयोग ये लोग औजार बनाने में, हथियार बनाने में, गहने बनाने में, बर्तन बनाने में करते थे। औजार, हथियार, गहने, जिसको आप आभूषण कहते हैं, गहने तथा बर्तन बनाते थे इन धातुओं से, बर्तन बनाते थे। इसके अलावा यहां से मणके मिले हैं, बाट मिले हैं, फलक मिले हैं। मणके मिले हैं, बाट जो मापतोल की वस्तुएं थी, अलग अलग वस्तुओं के फलक मिले हैं। ये सब वो चीजें हैं जो यहाँ के शहरों से मिली, यहाँ के नगरों से मिली सिंधु सभ्यता, मणके, बाट और फलक। फिर उसके अलावा यहाँ से सील मिली है, मोहरे जिसको आप बोलते हैं, और मोहरे जो है वो अधिकतर जो है वो आयताकार थी, पत्थर की मोहरे थी, आयताकार मोहरे थी। मोहरे ज्यादातर पत्थर की मिली है और कैसी थी, आयताकार मोहरे, इसका आकार आयत के समान था। अब मोहरों का जो टॉपिक है बहुत बड़ा है, लेकिन आपके सिलेबस में इतना ही दिया हुआ है, इससे ज्यादा आपको नहीं। मोहरों पे ज्यादातर जो है वो जानवरों के चित्र बने। इन मोहरों पर किसके चित्र हैं, ज्यादातर जानवरों के चित्र मिले हैं। एक मोहर मिली थी जिस पर हाथी, गैंडा, इस तरह के जो जानवर है वो मिले हैं। एक संगी जो पशुपति नाथ हैं उनका भी चित्रण किया गया। बहुत सारी, कई जगह बटन के आकार की मोहरें मिली है, कई वर्गाकार है, लेकिन ज्यादातर मोहरें क्या हैं, आयताकार है। लोथल वगैरह ऐसे स्थान है जहां से बहुत सारी ये मोहरें मिली है, लेकिन आपको जितना दिया है उतना पता रखना है। अभी हमने यहाँ पढ़ा, देखो कि यहाँ पर पत्थर, शंख, तांबा, कांसा, सोना, चांदी से वस्तुएं बनाते थे लोग, लेकिन तांबा और कांसा जो है ज्यादा इस्तेमाल होता था, जिससे औजार बनते थे, हथियार बनते थे, गहने भी बनाते थे और बर्तन बनाते थे। यहाँ की तीन चीजें, मणके, बाट और फलक, यहाँ पर ज्यादा मिले हैं। सबसे यहाँ की विशेषता है मोहरे, क्योंकि एक व्यापार प्रधान थी ना, तो हर व्यक्ति के पास अपनी मोहर थी। हर एक जो व्यापारी था उसका अपना एक सील था, वो सील आगे जाकर के बताते होंगे, कोई न कोई ऐसी सिस्टम रहा होगा इनका, इसलिए मोहरें ज्यादा थी। ये मोहरें अधिकतर पत्थरों की बनी थी, इनका आकार आयताकार था और इन पर ज्यादातर किसके, जानवरों के चित्र बने। हो सकता है इनसे वो कुछ संकेत देते हो, लेकिन अभी तक ये पूरी तरह से समझ में नहीं आया है लोगों को। अब हम बात करते हैं बर्तनों की। यहां से जो बर्तन मिले हैं वो काले और लाल मिट्टी के बर्तन हैं। यहां से काले तथा लाल मिट्टी के बर्तन मिले हैं। अब आप कहोगे सर आप बहुत सारी ऐसी चीजें बता रहे हो, लेकिन क्या करें, सिलेबस की डिमांड है। अभी वो कब हुआ था, वो डेट्स कौन सी तारीख थी, वो सब चीजें कम हो गई। अभी जो है वो एनालिटिकल स्टडी है, लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, है ना। अगर हम खेती की बात करें तो आपने पहले पता किया हुआ है कि मेहरगढ़ में, जो पाकिस्तान के अंदर है अभी वर्तमान में, मेहरगढ़ से खेती और पशुपालन के यानी कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। यह आपको पता है, सबसे पुराने साक्ष्य मिले मेहरगढ़ से। वही बात मैं दोहराऊंगा, अगर हम खेती की बात करें तो मेहरगढ़ से खेती के सबसे पुराने साक्ष्य मिले। ये बात फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। देखिए वापस रिपीट हो रही है यहाँ पर। कई बार प्रश्न आता है कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले,
इसके अलावा देखिए मोहनजोदड़ो से एक कपड़े का अवशेष मिला है। कपड़े का अवशेष मिला मतलब कपास की खेती बाड़ी कहीं ना कहीं होती होगी, क्योंकि कच्चा माल तो कपास ही है कपड़े के लिए। तो क्या मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, ये देखिए मोहनजोदड़ो से क्या मिला, ये प्रश्न इस संदर्भ में पूछा जाता है। आपको कैसे पता चलता है कि सिंधु सभ्यता में कपड़े की बुनाई होती थी या कपास पैदा होता था, दोनों चीजें पूछ सकते हैं। आपको पता है कि हमें मोहनजोदड़ो से कपड़ों के टुकड़ों के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से कपड़े के अवशेष मिले हैं, और वो कपड़ा किससे चिपका हुआ था, देखो कपड़े के अवशेष मिले, वो कपड़ा किससे चिपका हुआ था, ये चांदी के फूलदान के ढक्कन है ना, यह चांदी के फूलदान जो हम सजाने के लिए लगाते हैं उसका जो ढक्कन था, चांदी का एक फूलदान था और फूलदान के ढक्कन से वो चिपका हुआ था, और उसके साथ में कुछ तांबे की वस्तुएं मिली हैं। ढक्कन तथा तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। इससे हमें यह अंदाजा लगा सकते हैं कि सिंधु सभ्यता में कपास की खेती होती थी, जिसको वो लोग सिंडोन कहते थे, है ना। अलग अलग जगह से जो अवशेष मिले हैं, जो बातें सामने, उसमें सिंडोन नाम का जिक्र हुआ है। लोग इसको कपास की खेती से इसका अंदाज लगाते हैं। तो ये देखिए मोहनजोदड़ो से आपको कपड़ा मिला है, और कपड़ा किससे चिपका हुआ है वो ध्यान रखना है। इसके बाद में पकाई गई मिट्टी और उससे बनी हुई तकलियां वो सूत काटने का संकेत देती। पकाई गई मिट्टी से तथा फेयोन्स से बनी हुई तकलियां, फेयोन्स भी एक प्रकार का पदार्थ है, फेयोन्स से बनी हुई तकलियां, तकली सूत काटते हैं ना, कपड़ा बनाते हैं जब, तो वही तकलियां मिली पकाई गई मिट्टी की और फेयोन्स की। इसका मतलब है वो तकलियां हैं, सूत कताई, कपड़ा कहीं ना कहीं तो तैयार होता होगा, सूत कताई का संकेत देती है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर है। ये इस प्रश्न का उत्तर है, किस प्रश्न का, ये प्रश्न का उत्तर है कि भाई हड़प्पा सभ्यता में या मोहनजोदड़ो से हम कैसे पता करते हैं कि वहां कपड़े की बुनाई होती होगी। तो हमें दो प्रकार के साक्ष्य मिले हैं, आपको दो पैराग्राफ लिखने हैं। सबसे पहला ये है कि मोहनजोदड़ो से कपड़े के अवशेष मिले हैं, ये चांदी के फूलदान से और तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए थे। दूसरा, पकाई गई मिट्टी और फेयोन्स से बनी हुई तकलियां मिली हैं, जो हमें बताती है कि कहीं ना कहीं जो सूत की कताई होती होगी, कॉटन यहां पर था, कपास यहां पर था, और उससे कपड़ा बनता था। इसके अलावा एक बेहतरीन अवशेष मिला है, बहुत अच्छा, जिसका कई बार जिक्र होता है। एक योगी की मूर्ति मिली है, एक व्यक्ति जो ध्यान लगाए हुए, आधी आंखें खुली है और इस तरह से बैठा हुआ है, जैसे कोई व्यक्ति ध्यान लगाता है ना, उसको नाम दिया गया है योगी। और उसकी जो दाढ़ी है, दाढ़ी के ऊपर जो उन्होंने कलाकारी कर रखी, वो ऐसा लगता है कि उस समय भी इतनी बेहतर मूर्तियां बनती थी। इस तरह से मान लीजिए इसका फेस है ना, ये इस तरह से, तो यहां पर जो है इसकी ये इस तरह से दाढ़ी ऐसी बनाई गई है, कहने का मतलब ये। तो योगी की मूर्ति कहां से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से योगी की मूर्ति मिली है, और इसको जो है वो दाढ़ी को तरीके से सजाया गया है, दाढ़ी को तरीके से सजाया गया, मतलब बहुत बारीक कारीगरी है, ये इसकी विशेषता है। प्रश्न आता है कई बार, योगी की मूर्ति कहां से मिली है ना, योगी की मूर्ति कहां से मिली है, मोहनजोदड़ो से। इसकी विशेषता क्या थी कि इसकी दाढ़ी को तरीके से सजाया गया, इस तरह से, ये दाढ़ी है ना, इस तरह से, इसको जैसे ऐसा लगता है किसी ने कंघी की हो अंदर, बहुत अच्छी तरह से और बहुत
अच्छी मूर्तियों में इसकी गणना होती है, योगी की मूर्ति की। तो ये है कुछ चीजें जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको पता रखनी है, चाहे वो जल निकासी व्यवस्था थी, चाहे वहां के घर थे, चाहे शिल्पकार थे, वहां की व्यवस्था थी, वहां के व्यापारी थे। फिर यहाँ से कपड़े के अवशेष मिले, उसके कुछ साक्ष्य थे। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनसे मिलाकर के चैप्टर बनाया गया है। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता में कच्चे माल की प्राप्ति की वहां पर कच्चा माल कहां से मिलता था। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रॉ मटेरियल अर्थात कच्चा माल होता क्या है। तो ये देखिए, हम कच्चा माल, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। प्रश्न आता है कई बार, कच्चे माल से आप क्या समझते हैं। मान लीजिए आपको कपड़ा बनाना है, तो कपड़े के लिए आपको कच्चा माल कपास चाहिए, कपास खेत में उत्पादित होगा। आपको चीनी बनानी, शक्कर बनानी, उसके लिए कच्चा माल गन्ना है। तो जो रॉ मटेरियल जिसको बोलते हैं हम, तो कच्चा माल क्या है कि प्राकृतिक रूप से मिलने वाला पदार्थ, ऐसा कह सकते हैं हम। प्राकृतिक रूप से मिलने वाला पदार्थ, या तो प्राकृतिक रूप से मिला, या फिर हम थोड़ी सी मेहनत करके इसको प्रकृति से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे किसान द्वारा खेत में उत्पादित फसल या और भी कोई उत्पादित फसल या उत्पाद, ये सारा हम इसको कच्चा माल कहेंगे। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, उदाहरण के लिए वस्त्र के लिए कच्चा माल, वस्त्र के लिए कपास कच्चा माल है। इससे आप समझ गए होंगे। तो ये जो चीजें हैं सिंधु सभ्यता में, जैसे मान लीजिए आपको सोने का आभूषण बनवाना है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए, आपको सोना चाहिए, मेटल धातु चाहिए। तो इसी तरह से हम एक सूची बनाते हैं, कपास से जिस तरह से कपड़ा बनता है, सिंधु सभ्यता के लोग जो धातुएं हैं वो कहां कहां से मंगवाते थे। इसका सीधा प्रश्न बनता है, या तो मैच द कॉलम आएगा, मिलान कीजिए में। तो देखिए, सिंधु सभ्यता के लोग तांबा कहां से मंगवाते थे। तो तांबा जो है वो राजस्थान, खेतड़ी खास करके, है ना, खेतड़ी में, झुंझुनू के अंदर है, राजस्थान के अंदर खेतड़ी में तांबे की बहुत बड़ी खान, या पश्चिमी एशियाई देश ओमान से। यह सूची आपको याद रखनी है, राजस्थान और ओमान। ओमान क्या है, पश्चिमी एशियाई देश। तो तांबा कहां से हड़प्पा सभ्यता के लोग मंगाते, राजस्थान और ओमान से। उसके बाद हम बात करते हैं टीन की। टीन कहां से मंगवाते थे, सूची आपको बनानी है, अपने नोटबुक में लिखते रहिए। टीन मंगवाते थे ईरान और अफगानिस्तान से, ईरान तथा अफगानिस्तान। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं, कई बार मैच द कॉलम में पूछ लेते हैं। अब जब आपको कांसा बनाना होता है, देखिए इधर, जब आपको कांसा बनाना होता है, कांसा एक प्रकार की मिश्र धातु है जो टीन और तांबे के योग से बनती है। तो टीन और तांबा दोनों के योग से क्या बनेगा, कांसा बनेगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। टीन मंगवाते थे ईरान और अफगानिस्तान से, दोनों ही भारत के पश्चिम में स्थित है, उत्तर पश्चिम में स्थित है। आप विश्व के मानचित्र में इसकी स्थिति पता कर सकते हैं अगर आपके पास एटलस है तो। उसके बाद में हम बात करते हैं सोने की। सोना मीन्स गोल्ड। वो कर्नाटक से, आज भी कर्नाटक में कोलार की खान है सोने के लिए, गोल्ड के लिए, गोल्ड की माइन। जो बहुमूल्य पत्थर है, मणियां है, बहुमूल्य पत्थर, वो एक तो गुजरात से, देखिए यहां से आदान प्रदान होता था। अब आप कहोगे सर गुजरात की तो भारत में ये हड़प्पा सभ्यता के लोग, लेकिन हड़प्पा के जहां से भी व्यापारी मांगते थे तो गुजरात के उन स्थलों से मंगवाते थे जहां पे बहुमूल्य पत्थर मिलते थे। इसके अलावा ईरान और अफगानिस्तान, ईरान तथा अफगानिस्तान, ये सूची आपको बनानी है।
इधर आपको धातुएं हैं, उधर कहां से वो लोग मंगवाते थे, कहां से आयात करते थे। आयात और निर्यात दो टर्म है। आयात आना, मंगवाना, इस तरह से आपको ध्यान रखना। आयात, निर्यात, एक्सपोर्ट, विदेशों को जब हम कोई सामान बेचते हैं तो उसको हम कहेंगे निर्यात। अगर कोई सामान हमारे पास आ रहा है तो उसको हम कहेंगे आयात। तो ये था कच्चे माल की खोज में, छोटा सा टॉपिक था। सबसे पहले आपको इसके अंदर कच्चे माल की परिभाषा याद रखनी है कि प्राकृतिक रूप से मिलने वाला पदार्थ या फिर किसान जो अपने खेत में उत्पादित करता है, वो फसल हो सकता है या कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए हमने लिया था कपास, जो कि वस्त्र के लिए कच्चा माल है। फिर हमने एक सूची बनानी है, ये है वस्तुएं और ये है वो क्षेत्र जहां से वो मंगवाते थे। कौन? सिंधु सभ्यता के लोग। सूची जरूर याद रखें, बहुत महत्वपूर्ण सूची है ये, लिखिए इसको। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में रहने वाले लोगों के फसलों, यानी कि जो क्या क्या वो खाते थे, कौन कौन से अनाज खाते थे। तो देखिए, मुख्य अनाजों में नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन किया था, तो जो अनाज था, अनाज से अभिप्राय है वो क्या क्या भोजन में खाने के लिए इस्तेमाल करते थे। तो आज की तरह ही गेहूं और जौ। सबसे पहले आपको दो नाम याद रखने हैं, गेहूं और दूसरा जौ। गेहूं, जौ, उसके बाद में मटर और धान, ऐसे याद रखेंगे दो दो के जोड़े के रूप में, तो आप जल्दी याद रख पाएंगे। गेहूं, जौ, मटर, धान, तिल और सरसों। हालांकि 9 नामों के संकेत मिलते हैं, लेकिन आपको यहां पर 6 नाम याद रखने हैं। गेहूं, जौ, मटर, धान, तिल और सरसों। अब देखिए, सिंधु सभ्यता में एक खिलौना हल मिला है। खिलौना हल से अभिप्राय है कि हम ये अंदाज लगा सकते हैं कि यहां पर हलों से खेती होती थी, क्योंकि खिलौना हम उसी शक्ल में बनाते हैं कि जब हमारे पास वो चीज मौजूद हो। मान लो आपको कार का खिलौना मिला, इसका मतलब आजकल हमारे यहाँ कारें चलती हैं। हवाई जहाज का खिलौना है तो हवाई जहाजें चलती, तो खिलौना हल मिला है, इसका अर्थ यह है कि वहां पर लोग हलों से खेती करते थे या हलों का प्रयोग करते थे। कई बार प्रश्न पूछते हैं, आप कैसे अंदाजा लगाते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग हल से खेती करते थे? तो आप बता सकते हैं, खिलौने हल का एक अवशेष मिला है। फिर ये लोग सिंचाई के लिए पानी का संचय करते थे। संचय मतलब इकट्ठा करना, सिंचाई पानी के संचय द्वारा पानी को इकट्ठा करते थे और उस पानी को सिंचाई के लिए इस्तेमाल करते थे। कुछ हम भेड़ बकरियों की बात कर लेते हैं, मवेशियों की बात कर लेते हैं। तो इनके पास कौन कौन से पशु थे, हमने पहले भी चैप्टर में चर्चा की थी। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये जो है। इसके अलावा हिरण, बहुत सारे हैं, लेकिन अभी फिलहाल गाय, भैंस, भेड़, बकरी। जब ये थे तो यहां पर चरागाहों का विकास भी हुआ, क्योंकि जो चरने वाले पशु है तो उनके लिए चारा भी चाहिए। तो उन्होंने कृषि के माध्यम से या अपनी सोच विचार की क्षमता से चरागाहों को भी डेवलप किया, जहां पे चारा मिल सके, क्योंकि चारा मिलेगा तभी ये सारे पशु यहां पर आ पाएंगे। लेकिन वो उस समय क्या होता होगा जब सूखा पड़ता, जब बारिश नहीं होती थी, तो सूखे महीनों में ये अपने मवेशियों को लेकर के पलायन भी करते थे। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। यहां पर लिखता हूं मैं, सूखे महीने मतलब जब बरसात नहीं होती थी, गर्मियों की ऋतु कह सकते हैं। सूखे महीनों में सिंधु सभ्यता के लोग अपने मवेशी, मतलब वही पालतू जानवर, अपने मवेशियों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, जिसको हम पलायन कहेंगे ना, के साथ पलायन भी करते थे। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो गर्मियों की ऋतु में इधर से उधर जाते हैं। राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में खास करके रायका समुदाय अपने ऊंट, भेड़, बकरियों को लेकर के मालवा, मध्य प्रदेश की ओर जाते हैं गर्मियों की ऋतु में। आपने देखा होगा, गुजरात से भी जाते होंगे। तो ये है सूखे महीनों की बात। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये लोग कुछ रसधान या बेर जैसे फल इकट्ठे करते थे। बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे और उनको रखते थे ताकि बाद में भोजन के लिए काम आए।
हम लोग भी बहुत करते थे। हम लोग भी जब बेर की सीजन आती थी तो बेर इकट्ठा करके रखते थे और फिर आने वाले 5-6 महीने तक उसको खाते रहते थे। सूखे बेर बहुत अच्छे लगते थे। तो कहीं ना कहीं संदेश वहां से मिला है। खैर कोई बात नहीं। सिंधु सभ्यता के लोग बेर जैसे फलों को इकट्ठा करके रखते थे जिससे वो आगे उनके भोजन के रूप में काम आए। इसके अलावा वो मछलियां पकड़ते थे, हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। मछलियां पकड़ते थे, भोजन के लिए, और हिरण जैसे जो जानवर थे, जंगली जानवर जिनका मांस उनको अच्छा लगता होगा, उनका शिकार भी करते थे। हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। कौन करते थे? सिंधु सभ्यता के लोग। हम पढ़ रहे हैं वहां के लोगों का भोजन। तो भोजन में हमने सबसे पहले अनाज ले लिया। अनाज में हमने 6 फसलें देखी। 2 मुख्य फसलें हैं, गेहूं और जौ, उसके अलावा मटर, धान, तिल और सरसों। फिर हमने देखा कि उनके पास कुछ मवेशी भी थे, लेकिन सूखे गर्मियों की ऋतु में वो उनको लेकर के दूसरी जगह पे जाते थे जहां चारा और पानी मिल सके, लेकिन वो खुद चरागाहों का विकास भी करते थे। हल मिला है, खिलौना हल। इसका मतलब वो खेती में हलों का प्रयोग करते थे और सिंचाई के लिए पानी को इकट्ठा करके उसका उपयोग करते होंगे। मवेशियों के नाम है गाय, भैंस, भेड़, बकरी। वो बेर जैसे फलों को इकट्ठा भी करते थे ताकि आने वाले समय में भोजन के लिए इस्तेमाल कर सके। वो मछलियां भी पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। तो ये था सिंधु सभ्यता के अंदर लोगों के लिए भोजन की जो व्यवस्था थी वो कैसे थी। लिखिए इसको, बहुत छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं इसमें से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद में मैं आगे बढ़ाता हूं इस चैप्टर को। नोट कीजिए इसको।